नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम दूसरे मॉडल पेपर के साथ उपस्थित हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले मॉडल पेपर में कि प्रत्येक यूनिट से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उसको जानना, उसको पहचानना, उसको समझना हमारा उद्देश्य है इनका। तो आज हम बात करेंगे इसमें अधिगम और अधिगम के संप्रत्यय संबंधित जो हमारा यूनिट है उससे संबंधित। और ये सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं, पीटीआई की बात कर रहे हैं या फिर ग्रेड थर्ड की बात कर रहे हैं, सेकंड की, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो कैसे प्रश्न इसमें से, इस यूनिट में से अपने को पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से अधिगम और अधिगम के संप्रत्यय में से, उन प्रश्नों को लेकर के इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के संदर्भ में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन रुचि के संदर्भ में सत्य नहीं है? मतलब रुचि के बारे में, रुचि हमारा एक अधिगम के निहितार्थ या संप्रत्ययों में से एक संप्रत्यय होता है। तो रुचि के संदर्भ में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, वो हमें यहाँ पर छांटना है। तो पहला है, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बिल्कुल, रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, ये सही कथन है। दूसरा है, रुचियां समय के अनुसार बदलती है। बिल्कुल, जैसे जैसे समय में बदलाव आता है, परिस्थितियों में बदलाव आता है, रुचियों में भी बदलाव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हमेशा ध्यान रखिए, अर्जित जो प्रवृत्ति होती है कोई सी भी, उसमें बदलाव संभव होता है। तो ये अर्जित है तो इनमें बदलाव भी हो सकता है। रुचियां अभिक्षमताओं से संबंधित होती है। रुचियां अभिक्षमताओं से संबंधित होने का मतलब है रुचि जैसी हमारी होगी वैसा ही हम भविष्य में अपना कोई भी व्यवसाय या कार्य चुनेंगे। और व्यवसाय और कार्य जो होता है व्यक्ति की अभिक्षमता के रूप में देखा जाता है। तो बिल्कुल रुचियां जो है अभिक्षमताओं से संबंधित भी होती है, ये भी सही है। अगला, रुचियां आकर्षण से संबंधित नहीं होती, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि रुचि होती ही आकर्षण है। जिसके प्रति हमारा अट्रैक्शन होता, आकर्षण होता, उसी में तो हमारी रुचि होती है। तो यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ, इसलिए ये बात गलत हो गई। तो यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ये पूछ रहा कौन सा ऐसा कथन है जिसका संबंध रुचि से नहीं है या रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो डी विकल्प जो है वो रुचि के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक है। स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक है। स्व प्रत्यय का मतलब होता है खुद के प्रति, अपने आप के प्रति विचार, अपने आप के प्रति धारणा, जिसको हम आत्म संप्रत्यय भी कह सकते हैं। तो आत्म संप्रत्यय किसी भी व्यक्ति में विकसित होते हैं तो कैसे होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्ति में आत्म संप्रत्यय विकास में योगदान देता है? तो यहाँ पर देखो, अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य और अभिक्षमता। तो एक व्यक्ति में स्वप्रत्यय निर्माण में ये जो दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सहायक कौन है? तो सबसे ज्यादा सहायक है दोस्तों अभिक्षमता। हमारी जो अभिक्षमता होती है उसके द्वारा हमारे अंदर सबसे ज़्यादा संप्रत्यय निर्माण होते हैं। यानी जैसे मेरी काम करने की कोई भी क्षमता है तो उससे मुझे लगेगा मैं ये कर सकता हूँ। आप में किसी काम करने की क्षमता तो आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस काम में बढ़ेगा जिसमें आपकी कार्य करने की क्षमता है। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका आत्म संप्रत्यय बढ़ेगा, आत्म संप्रत्यय का निर्माण होगा। तो दोस्तों, व्यक्ति में जो काम करने की क्षमताएं होती है उसके अनुसार आत्म संप्रत्यय का सर्वाधिक निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दोस्तों क्या है, देखो, अभिरुचि का अर्थ है। अभिरुचि का मीनिंग क्या होता है, किसे हम अभिरुचि कहते हैं? व्यक्तिक योग्यताओं, विशेषताओं का योग, आदतों का समूह, अनुशासनहीनता, सांवेगिक आधिक्य। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते दो। तो आदतों का जो समूह होता है, आदतों का समूह जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी हमारी आदतें जो है अच्छी है बुरी है, उसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति की योग्यताएं और उसकी जो विशेषताएं होती है उनको हम बोलते हैं व्यक्तिक योग्यता और विशेषता। उनका जो योग होता है उस योग से ही व्यक्ति की अभिरुचि बनती है। अभिरुचि उसके व्यवसाय या अभिक्षमता या अभियोग्यता को दर्शाने वाला शब्द है। इसका मतलब हमारा व्यवसाय या हमारी अभियोग्यता, अभिक्षमता जो होगी वो किसके अनुसार होगी? हमारी योग्यताओं के और हमारी विशेषताओं के अनुसार होगी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इसमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि
सीखने की तत्परता बालकों में होनी चाहिए। अध्यापक की जो है मनोवृत्ति या दृष्टिकोण जो है पढ़ाने के प्रति होना चाहिए, उसका व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए तथा कक्षा के अंदर एक नीति के आधार पर हमें काम करना होता है। ये सब क्या है, इनके लिए हम किसके रूप में जान सकते हैं? ये मतलब ये जो प्रोसेस है ये किससे जुड़ा हुआ है? सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, या सीखने की स्थिति से जुड़ा हुआ है, सीखने के मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है, या सीखने का निष्पादन से जुड़ा हुआ है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो सीधा सीधा हमें लग रहा है दोस्तों, ये एक प्रकार की सीखने की जो प्रोसेस होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़ा हुआ है, या सीखने की स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर संपूर्ण जो प्रक्रिया चलती है, शिक्षण प्रक्रिया जिसको हम बोल सकते हैं, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है हमारी, जहाँ पर सीखना होता है, तो यहाँ पर देखो तत्परता सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यापक की अभिवृत्ति, व्यवहार, ये सब किस में आएंगे? ये सब सीखने की प्रक्रिया में आएंगे। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है या किस प्रकार से वो सीखने वाला है, इसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया। यानी तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति, व्यवहार, कक्षा की नीतियाँ, ये सब कुछ शिक्षण की प्रक्रिया के हिस्से हैं। एक बेहतर शिक्षण प्रक्रिया, तो सीखने की प्रक्रिया जो होगी उसके क्षेत्र में इसको हम सम्मिलित करेंगे, सीखने की प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में। इसके बाद में सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है, सही नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना व्यक्ति के विकास में सहायक है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सीखना केवल विद्यालय में या किसी संस्था में होता है। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन को भी हम सीखना कहते हैं। सीखना व्यक्ति के विकास में सहायक है, जैसे जैसे व्यक्ति सीखेगा वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होगा। सीखना सार्वभौमिक है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कथन 1, 2 और 3, ABC तीनों सही है, लेकिन चौथा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सीखना जो है केवल विद्यालय या किसी संस्था में ही होता है। तो ऐसा नहीं है, सीखना तो कहीं भी हो सकता है, सीखना तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर सीखने को लेकर के सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? अधिगम को प्रभावित नहीं करता, तो देखो बुद्धि अधिगम को प्रभावित करती है, प्रेरणा करती है और संगति करती है। यानी कि जैसी संगति में हम रहते हैं वो भी प्रभावित करती है, हमारी बुद्धि लब्धि भी प्रभावित करती है, प्रेरणा का स्तर क्या वो भी प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वंशक्रम जो होता है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। वंशक्रम जो होता है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, बाकी ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशक्रम। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? अल्बर्ट बांडुरा जो है इन्होंने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत दिया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है यहाँ पर? इनमें से इनके अनुसार सार का दोहराव होता है, स्वचिंतन होता है, पुनरावृत्ति होती है, या प्रतिधारण होता है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों इन्होंने जो है विशेष रूप से अवलोकन के संदर्भ में या प्रेक्षणात्मक अधिगम के संदर्भ में जो विचार दिया, उसमें इन्होंने कहा कि जब भी कोई बालक किसी परिस्थिति, व्यक्ति या मॉडल को देखता है तो उसके व्यवहार को धारण कर लेता है, और धारण करते हुए फिर उस व्यवहार को वो सीखता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिधारण, यानी अवलोकन के आधार पर सीखना, प्रत्यक्षण के आधार पर सीखना, या प्रेक्षण के आधार पर सीखना, ये प्रतिधारण इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होगा, तत्व होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? एक सजीव कक्षा का मतलब एक ऐसी क्लास जिसमें बालक, शिक्षक, उनके बीच में एक व्यवस्थित तरीके से प्रक्रिया चलती है और सभी बहुत सरलता पूर्वक, आसानी पूर्वक किसी व्यवहार को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर इनमें से क्या जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हंसी मजाक का शोर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। एकदम शांति होनी चाहिए? ये भी नहीं। एकदम शांति होगी तो मतलब किस तरह से आपस के अंदर जो है व्यवहार होगा। इसके बाद में शिक्षक छात्र वार्ता,
शिक्षक और छात्र इनके बीच में कोई वार्ता होनी चाहिए, तो ये काफ़ी हद तक अपने को ठीक लगता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। विद्यार्थियों में आपसी वार्ता, तो देखो केवल विद्यार्थियों की वार्ता से भी शिक्षण कार्य नहीं होगा। अगर विद्यालय की कक्षा में शिक्षण कार्य को हम सजीव क्लास के रूप में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, और तभी जाकर के वो सजीव शिक्षण कार्य होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? कौन से विद्वान है ये जो ये कहते हैं कि बालक को अधिगम प्रक्रिया के लिए हमें पुरस्कार या प्रोत्साहन देना चाहिए? मान लीजिए एक बालक ने अच्छा रिजल्ट दिया तो उसको इनाम दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसको किसने नहीं माना? कौन से विद्वान है इनमें से जिन्होंने नहीं माना? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो देखो पावलोव ने भी प्रोत्साहन को महत्व दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है। एडविन गुथरी ऐसे विद्वान है दोस्तों जो पुनर्बलन को महत्व नहीं देते, ये पुनर्बलन का विरोध करते हैं। ये कहते हैं पुनर्बलन जो दिया जाता है, इनाम जो दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट आने के बाद देते हैं, परिणाम के बाद देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो एडविन गुथरी जो है वो पुरस्कार जो है उसको नहीं देने की बात करते हैं, या ये एक तरह से पुनर्बलन के विरोध के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम शुरू होता है। सामाजिक अधिगम जो होता है, समाज के अंदर बालक जो रहकर सामाजिक वातावरण में रहकर सीखता है, वो सामाजिक अधिगम शुरू होता है। अलगाव से तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, संपर्क से, संपर्क जैसे लोगों में हम करेंगे वैसे वैसे लोगों के साथ हम सीखेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है सामाजिक वातावरण में रहकर के लोगों के साथ में रहकर के सीखना। वहाँ सामाजिक वातावरण में सीखेंगे तो उसके लिए संपर्क जरूरी है, तो इसका मतलब संपर्क से। सहायक सामग्री से और बाजार की भीड़ से नहीं होगा, बल्कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संपर्क से। जितने ज़्यादा हम लोगों के संपर्क में रहेंगे उतना ही सामाजिक अधिगम जो है होगा, या सामाजिक अधिगम शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का विचार किसने दिया था? कौन से विद्वान थे जिन्होंने अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय दिया था? तो अधिगम में अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन है, वो हमें यहाँ पर देखने। तो CL हल ने तो आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत दिया है, BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, टॉलमैन ने जो है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत दिया है, और मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवाद थ्योरी से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉलमैन। टॉलमैन का जो अधिगम सिद्धांत है उसको हम अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जो इन्होंने एक भूल भुलैया के माध्यम से चूहों पर प्रयोग करते हुए अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने मानसिक निरूपण को भी समझाने का प्रयास किया कि किस तरह हम किसी विषय वस्तु को स्मरण रखते हैं, तो मानसिक मानचित्रण या मानसिक निरूपण भी टॉलमैन का ही विचार है। नेक्स्ट है, सीखने का सबसे प्राथमिक और मूलभूत नियम है। सीखने का सबसे प्राथमिक और मूलभूत नियम क्या है? इनमें से क्या किया जाए कि बालक निश्चित रूप से सीखेगा? सबसे प्राथमिक विचार क्या है सीखने का? तो प्राथमिक विचार में देखो, अभ्यास कार्य करे, परिणाम की अपेक्षाएं, प्रशंसा और प्रभाव, मानसिक तत्परता। तो सबसे प्राथमिक जो नियम है, देखो सीखने के मुख्य नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, उसमें जो 3 नियम दिए उसमें सबसे प्राथमिक नियम दिया तत्परता का नियम। उसमें कहा उन्होंने कि जो बालक मानसिक रूप से तत्पर होता है वही किसी कार्य के प्रति रुचि पैदा कर पाता है और सीख पाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे प्राथमिक नियम में मानसिक तत्परता का। हालांकि ये सभी है, अभ्यास भी जरूरी है, परिणाम की अपेक्षाएं भी जरूरी है और प्रशंसा भी जरूरी है, लेकिन सबसे प्राथमिक बात है सबसे पहले सीखने के लिए बालक मानसिक रूप से तत्पर हो, मानसिक रूप से तैयार हो, तभी वो रुचिकर तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में पठार के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? अधिगम में जो पठार बनते हैं उनके लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? चुनौती, तो चुनौती नहीं होती है, अभिप्रेरणा भी नहीं होती है, थकान भी नहीं होती है, वो प्रोत्साहन भी नहीं होता, पर थकान होती है दोस्तों। यानी कि ये अधिगम पठार के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन थकान अधिगम पठार के लिए जिम्मेदार है। अधिगम पठार का मतलब होता है सीखने के दौरान बीच में आने वाली रुकावट। जब दो सीखने की परिस्थितियों के बीच में रुकावट या बाधा आती है उसको पठार कहते हैं। तो ये पठार जो पैदा होता है वो थकान से पैदा होता है, बिंदु परिवर्तन से होता है। इसके अलावा जो है कई बार शिक्षण विधि से भी होता है, कई बार जो है किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु की प्रकृति से जो जटिलता उससे भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रहे
सीखने की रुचि है, इच्छा है, थकान है, ये अधिगम पठार को पैदा करते हैं। तो यहाँ पर थकान दिया हुआ, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पठार पैदा होने का कारण थकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में व्यवहारवाद को देने वाले विद्वान है। सीखने में व्यवहारवाद का विचार किसने दिया था? इनमें से कौन से विद्वान है जो सीखने के लिए व्यवहारवाद का सिद्धांत देने वाले विद्वान है? तो दोस्तों व्यवहारवाद का विचार दिया गया था 1913 ईस्वी में, सबसे पहले दिया गया था। और 1913 ईस्वी में ये विचार दिया था वॉटसन ने, अमेरिकी विद्वान जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद का विचार दिया था। और इन्होंने पावलोव का जो सिद्धांत है, उस पावलोव के सिद्धांत के आधार पर अपने पुत्र अल्बर्ट पे जो 11 माह का था, उसके ऊपर इन्होंने कई प्रयोग भी किए थे। और उसके आधार पर इन्होंने सीखने में व्यवहारवाद का जो विचार है उसको प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नवीन परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, पहले से प्राप्त कोई भी अधिगम है वो नवीन परिस्थितियों में अधिगम प्राप्ति के समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, तो ये कौन से प्रकार का अधिगम अंतरण कहलाता है? तो देखो, पहले का प्रभाव जो है दूसरे में अपना प्रभाव धनात्मक रूप से पड़ता है या पटकता है या डालता है, या यूं कहें कि उसकी वजह से नवीन परिस्थितियों के अंदर प्रभाव इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति सीखने में मदद प्राप्त करता है तो धनात्मक होता है, बाधा प्राप्त करता है तो ऋणात्मक होता है, और कोई प्रभाव नहीं होता तो वो शून्य होता है। तो यहाँ पर दिए गए हैं अधिगम का अंतरण क्या होगा, शून्य होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब अधिगम का अंतरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि क्षैतिज का मतलब होता है सकारात्मक ही होता है एक तरह से, जो पूरा का पूरा आगे काम में आ जाता है अधिगम। धनात्मक का मतलब आगे के अधिगम को प्राप्त करने में मदद करता है, और ऋणात्मक का मतलब उसके अंदर वो बाधा उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, शून्य अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? प्रोत्साहन का, सूझ का, सक्रिय अनुबंध का, संयोजनवाद का? तो देखो, प्रोत्साहन का जो है ये तो हल का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध का जो है ये स्किनर का सिद्धांत है, और संयोजनवाद का ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो अब हमारे पास में बचा कौन सा? हमारे पास में बचा सूझ का। तो सूझ का सिद्धांत ये मैक्स वर्दीमर, कोहलर, लेविन, हाँ, इसके अलावा कोफका, इन विद्वानों से जुड़ा हुआ है। तो सूझ का सिद्धांत है अधिगम का, जो विशेष रूप से कोहलर के द्वारा इसमें विशेष कार्य किया गया प्रयोग को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंध में भोजन पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलोव का जो अनुबंधन है इसमें भोजन से पहले उपस्थित जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? भोजन से पहले उपस्थित ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसके साथ में पावलोव ने उस कुत्ते को क्या किया था, अनुकूलित किया था, अनुबंधित किया था। इसका मतलब वो ध्वनि उस कुत्ते के लिए क्या हो जाएगी, अनुबंधित प्रकार की उद्दीपक हो जाएगी, या अनुबंधन वाला उद्दीपक हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि जो पावलोव के द्वारा प्रयोग के अंदर क्या किया गया है, ध्वनि प्रकट की गई है घंटी बजा करके, उसी के साथ में उसमें बंधन पैदा होता है, इसलिए वो अनुबंधित उद्दीपक है। ठीक है, अनानुबंधित तो वो होता है जो स्वाभाविक होता है, तो ये स्वाभाविक है ही नहीं। ध्वन्यात्मक का मतलब ये केवल ऐसे नाम दे दिया गया भ्रमित करने के लिए। विलोपित का मतलब जो विलोपित हो जाए। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा, बल्कि वो पूछ रहा है कि जो उपस्थित करते हैं ध्वनि वो क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अनुकूलित उद्दीपक भी आप इसको कह सकते हैं, इसको अस्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं, और इसको आप अनुबंधित उद्दीपक भी कह सकते हैं। ये सभी इसी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर होता है? निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर होता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऐच्छिक व्यवहार है जो उसके परिणामों से या तो ज्यादा शक्तिशाली होता है या फिर कमजोर होता है? या तो ज्यादा शक्तिशाली होता है या कमजोर होता है। तो प्राचीन अनुबंध, सक्रिय अनुबंध, सूझ अनुबंध या उद्दीपक अनुबंध? तो दोस्तों ये होता है सक्रिय अनुबंध। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है जो स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसके लिए ये ऐसा माना जाता है कि या तो ये दिए गए ऐच्छिक व्यवहार जो है उसके परिणामों के अनुसार या तो ज्यादा शक्तिशाली होगा या फिर उससे कमजोर होगा। इसको बोलते हैं हम सक्रिय अनुबंध। और किसका सिद्धांत है ये? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन मस्तिष्क में आना ही सीखना है। संपूर्ण परिस्थितियां हमारे मस्तिष्क में आ जाए या संपूर्ण परिस्थितियों का संगठन मस्तिष्क में आ जाए, इसी को सीखना कहा जाता है।
और कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इसको सीखना कहा है। तो इसको सीखना कहने वाले विद्वान गेट्स हैं, वुडवर्थ हैं, कोहलर हैं या क्रोएनक्रो हैं। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ देखते ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण संगठन को सबसे पहले देखने का काम गेस्टाल्टवादी करते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने ऐसा विचार दिया, तो इनमें से कौन गेस्टाल्टवादी है, वही हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो कोहलर गेस्टाल्टवादी है, इन्होंने पूर्ण सेंस का विचार दिया है, इसलिए ये विचार भी किसका है, कोहलर का है, कि संपूर्ण परिस्थिति को या परिस्थिति के एक संगठन को अपने मस्तिष्क में पैदा कर लेना ही क्या होता है, सीखना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 19 प्रश्न और ये है अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न। ये प्रश्न है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा एक अधिगम का प्रकार नहीं है। इनमें से जो प्रकार दिए गए उनमें से कौन सा एक प्रकार है जो अधिगम का प्रकार नहीं है, किसके अनुसार, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। श्रृंखला अधिगम, तो श्रृंखला अधिगम रॉबर्ट एम गेने के अनुसार होता है, संकेत अधिगम भी होता है, शाब्दिक अधिगम भी होता है, अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं होता है, अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं होता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है। इन्होंने जो 8 प्रकार दिए उसमें संकेत अधिगम होता है, उसमें उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है, श्रृंखला अधिगम होता है, शाब्दिक अधिगम होता है, बहुविभेदन होता है, प्रत्यय होता है, सिद्धांत होता है और समस्या समाधान होता है, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं होता। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडल पेपर नंबर 2 के 20 प्रश्न। दोस्तों इन प्रश्नों से भी निश्चित रूप से आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर भी 10 प्रश्न वो हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे गए, 10 वो हैं जो आने की संभावना रखते हैं। इसके द्वारा भी अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अधिगम और अधिगम के संप्रत्यय, रुचि, अभिरुचि, आदत, इनमें से कैसे प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से इसी तरह से आगे के मॉडल पेपर्स में आगे के जो हमारे यूनिट्स हैं उसमें से कैसे कैसे प्रश्न आने की संभावना है उनको लेकर के हम बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।